नमस्कार, डीएनए विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में औद्योगिक रफ्तार तेज होती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार का इस बात पर बहुत जोर है कि न केवल मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास हो बल्कि लोगों को रोजगार भी मिले। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दिशा में बहुत कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि साल भर में लगभग 1 लाख लोगों को या उससे अधिक लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। सरकारी क्षेत्र पे तो भर्तियां शुरू हो ही गई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बात की भी कोशिश हो रही है कि औद्योगिक निवेश बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, नए कारखाने खुले, नए सेक्टर्स में काम हो ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, काम मिल सके। इसी दिशा में मध्य प्रदेश में अगले वर्ष यानी 2023 में जनवरी माह में 2 बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। पहला आयोजन जो 9, 10 और 11 जनवरी को होगा वो अप्रवासी भारतीयों का सम्मेलन है, जिसमें दुनिया भर के ऐसा 40 देशों के अप्रवासी भारतीयों की आने की स्वीकृति मिल चुकी है। वे सब इंदौर आएंगे और विचार मंथन करेंगे कि अपने देश के लिए, अपनी माटी के लिए, अपने वतन के लिए क्या कर सकते हैं। वहीं उसके बाद 11 और 12 जनवरी को इन्वेस्टर्स मीट होगी। इस समिट में देश और दुनिया के बड़े दिग्गज कॉरपोरेट सेक्टर्स के उद्योगपति शिरकत करेंगे। इस तमाम 2 आयोजनों की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के कार्यकारी निदेशक रोहन सक्सेना हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन सक्सेना एक बहुत ही प्रोमिनेटिंग ऑफिसर हैं, बहुत ही लंबे समय से मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास और औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। काफ़ी समय से वो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम में काम कर रहे हैं। इसके पहले भोपाल और इंदौर नगर निगम में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एक बहुत ही अनुशासित, ईमानदार और समर्पित अधिकारी की उनकी ख्याति है। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे अप्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है NRI, उसके बारे में बात करना चाहता हूं कि ये 9, 10, 11 जनवरी को होने वाला है। इसका कंसेप्ट क्या है? इसमें नरेंद्र मोदी जी भी आने वाले हैं और ये किस तरह से मध्य प्रदेश और इंदौर के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा? जैसा कि आपने बताया, एक बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि 8, 9 और 10 को प्रस्तावित है। 8, 9, 10 जनवरी 2023। ये उस की याद में मनाया जाता है कि महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, 9 जनवरी का वो दिवस था। तो उसकी याद में सारे भारतीय जो अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पर हैं, उनको किस तरह अपने देश से जुड़ाव हो, उनकी संस्कृति से जुड़ाव हो, किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स में उनका हम योगदान ले सकें, इन सब को देखते हुए ये दिवस हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। इस बार सौभाग्य की बात है कि ये जो आयोजन है ये मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उसी के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश हमको दिया है कि बहुत भव्य आयोजन इस तरह का होना चाहिए और इसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। सारे इनवाइट्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, उनके जो नोडल विभाग है उनकी तरफ से जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पूरा इसमें सहयोग दिया जा रहा है। पूरा आयोजन में किस तरह से लॉजिस्टिक होगा, क्या सहयोग होगा, वो पूरा आयोजन इसमें दिया जा रहा है। इसमें लगभग, जैसा कि आपने बताया, पूरे विश्व से लगभग 2 से 2,500 NRI यहाँ पे सम्मिलित होंगे और वो यहाँ पे आके मंथन करेंगे कि किस तरह से उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इस देश की इकोनॉमी में, इस देश के को कल्चरली और अपलिफ्ट करने में, भारत को पूरे विश्व के स्तर पर एक महाशक्ति बनाने में किस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन हम ले सकते हैं और हिंदुस्तान एज ए देश, उन जो हमारे जो अप्रवासी भारतीय हैं उनको जोड़ने के लिए हमें क्या क्या कदम और उठाने हैं। तो एक बहुत ही भव्य आयोजन है। पूरे जो मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार पूरा जो प्रशासन है वो इसमें जुड़ा हुआ है और हमारे विभाग में हमें जो निर्देश मिले हैं उसके आधार पे हम लोग माइन्यूट से उसमें प्लानिंग करके एक एक स्टेप पे हम लोग फॉरवर्ड जा रहे हैं। ये जो आपने कहा कि 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा अप्रवासी भारतीय आने वाले हैं, तो कितने देशों की इसमें भागीदारी होगी? लगभग बीच में मैं पढ़ रहा था कि 40 देशों से तो कम से कम लोग आ ही रहे हैं। क्या इससे ज़्यादा संख्या और उससे ज़्यादा भी बढ़ेगी संख्या, क्योंकि जितने भी ग्रुप्स हैं जो पूरे अक्रॉस द कंट्रीज़ हैं, उसमें लगभग हम लोगों ने एग्जैक्ट संख्या तो नहीं है लेकिन लगभग 60 के ऊपर कंट्रीज़ को ऑलरेडी कनेक्ट करके उनका कंफर्मेशन हम प्राप्त कर चुके हैं और जो रजिस्ट्रेशन हैं वो लगातार हो रहे हैं। हमारी जो बेसिक जिम्मेदारी है कि जब भी कोई वो अतिथि हैं हमारे वो यहाँ पर आएँ तो उनको लॉजिस्टिक्स में, उनको यहाँ पे आके रुकने में, खान पान में, पूरे जो इवेंट है उसको अटेंड करने में, और उसके बाद अगर वो
यहाँ की संस्कृति को देखना चाहें, यहाँ का टूरिज़्म देखना चाहें, यहाँ पे अलग अलग प्लेसेस को विज़िट करना चाहें, तो उन्हें किसी तरह की यहाँ पे परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो एक बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में यहाँ आए और एक अच्छी यादें लेके यहाँ से जाएं। क्या इस तरह की कोशिश भी होंगी कि जो भारतीय विभिन्न देशों से आएंगे उनको यहाँ पर आपके जो पीथमपुर है या देवास में जो बन रहा है या मंदसौर नीमच में बन रहा है, क्लस्टर्स जो आप बना रहे हैं अलग अलग, वहाँ ले जाकर उनको दिखाया जाए और उनको आकर्षित किया जाए इस बात के लिए कि कुछ इन्वेस्टमेंट वो भारत में कर सकें? क्योंकि बहुत सारे कामयाब लोग हैं जो देश और दुनिया में भारत का नाम कर रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, तमाम दुनिया भर के देशों में। वे सारे लोग, क्या इस बात की आपकी कोशिश रहेगी शासन प्रशासन की कि वो मध्य प्रदेश में भी कुछ इन्वेस्ट करें और काम करें? ये एग्जैक्ट रीज़न था जिसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा इन्वेस्टर समिट है वो जस्ट आफ्टर द प्रवासी भारतीय दिवस रखा है। हम पहले जो ये प्रस्तावित था ये नवंबर माह में था, लेकिन क्योंकि ये अभी प्रवासी भारतीय दिवस के मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला था, तो सीएम साहब का ये निर्देश था, क्योंकि पूरे विश्व से इतने बड़े प्रबुद्ध लोग आ रहे हैं, सो उनको इस एक इन्वेस्टमेंट के दिशा में भी हमको मोड़ना है। तो इसी वजह से उसके जस्ट 2 दिन बाद 10 तारीख की रात से 11 और 12 तारीख को हमारा इन्वेस्टर समिट रखा है। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो आ रहे हैं उनको हमने एक बहुत प्लान्ड तरीके से किस तरह से हमको इंदौर और मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास की जानकारी देनी है, किस तरह से उनके क्या पोटेंशियल्स हैं इन्वेस्टमेंट के, उन कौन कौन से फोकस सेक्टर्स हैं जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, उसका ग्राउंड वर्क हम अभी से तैयार कर रहे हैं। उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं स्टेट गवर्नमेंट से, वो हमने ऑलरेडी उनसे बात करके लेना चालू कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से सभी इन्वेस्टर्स से जुड़ भी रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। उनके कुछ रोड शोज़ अभी हुए थे देश के अलग अलग देशों में, देश के अलग अलग शहरों में। तो जहाँ पे बेंगलोर गए थे, मुंबई, बेंगलोर, उसके पहले पुणे और दिल्ली होके आए हैं। तो उनका सीधा संवाद हुआ है और उनका एक स्पष्ट निर्देश है कि पहले से आप एक्सपेक्टेशंस जान लीजिए, उनको किस तरह के यहाँ पे कंसेशंस चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, किस तरह का उनका प्रपोजल है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं। तो ये सभी पहले से हम आइडेंटिफाई करके रख रहे हैं, सो दैट कि जब वो आएँ यहाँ पे तो डिस्कशन वाला स्टेज ख़त्म हो जाए, सिर्फ डिसीजन वाला स्टेज बचे, वो फाइनली यहाँ पे इन्वेस्ट करें, फाइनली यहाँ पे कन्फर्मेशंस दें और जाएं। जैसा कि आपने बताया कि जितने भी एनआरआईज आएंगे उसको हम लोग, उनकी कोशिश है कि उनको हमारे जो शोकेस करने वाले एरियाज़ हैं उस पर हम लेके जाएं। जैसे पीथमपुर हुआ, देवास हुआ, अगर वो जहाँ, उसके लिए हम लोगों ने प्लान कर लिया है किस तरह से हम उनको दिखाना है। साथ ही साथ हमारा एक जो एग्जीबिशन लग रही है जो मध्य प्रदेश शासन की, उसमें भी इंडस्ट्रीज़ को फोकस करने का स्पेशल सेक्टर हम बना रहे हैं। एक पीछे पूरा एक डोम होगा जिसमें मध्य प्रदेश को शोकेस करते हुए इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी अलग अलग सेक्टर्स जैसे हैं, जैसे एक टेक्सटाइल एक सेक्टर हुआ, फार्मा एक सेक्टर हुआ, ऑटोमोबाइल्स, हैवी इंजीनियरिंग, आईटी, स्टार्टअप्स, इस तरह के जितने सेक्टर्स में मध्य प्रदेश में जो भी अचीवमेंट्स हैं, मध्य प्रदेश में जो भी कंपनीज़ हैं, उनको शोकेस करते हुए एक एग्जीबिशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ ऐड करूँगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी जैसे कुछ हमारे जो फेमस एक्सपोर्टर्स हैं या हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो जो एनआरआईज हैं उनसे कराना अभी चालू कर दिया है, सो दैट कि वो जब भी आएंगे एक कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी बना रहे, ग्राउंड वर्क पहले से तैयार रहे और यहाँ आके एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, B2B मीटिंग्स अच्छी हो सकें। जो इंदौर के यूथ हैं, स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, इंदौर में पढ़े हैं लिखे हैं, वो लोगों का भी क्या आप ऐसा संपर्क सूत्र बनेंगे कि उनके और एनआरआई के बीच में कि उनका स्टार्टअप एनआरआई देखें और उनको एक प्लेटफॉर्म विदेशों में मिल सके? बिल्कुल, हमारे 2 उसमें तरीके हैं। एक तो जो मैंने आपको अभी बताया कि हम लोगों ने डेटाबेस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो जितने स्टार्टअप्स हैं उनका डेटाबेस हम डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को हम दे रहे हैं। वो अपने जो उनके जो रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, जो एनआरआईज आ रहे हैं, उन तक वो सारा डेटाबेस पहुंच रहा है। तो जो भी प्रोबेबल इन्वेस्टर्स हैं जो विदेशों से आ रहे हैं, उनके पास एक डेटाबेस मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स और मध्य प्रदेश की चिन्हांकित एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्रीज़ का ऑलरेडी रहेगा। तो वो अभी से पहुंच जाएगा, तो उनके पास 1 महीने का समय है कि उसमें वो आपस में कुछ विचार विमर्श कर सकें, आपस में कुछ बात कर सकें और कुछ इन्वेस्टमेंट सिनेरियोज़ जो हैं वो उसमें डिस्कस कर सकें जब वो यहाँ आएंगे। इसी का रिवर्स है, जो रजिस्ट्रेशन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हो रहे हैं, उनका डेटाबेस हम यहाँ के चिन्हांकित इंडस्ट्रीज़ और यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको अवेलेबल करा रहे हैं,
सो दैट अगर उनके इंटरेस्ट का कोई विषय है तो भी वो आपस में मेल से या फ़ोन से टच करके आपस में बात कर सकें। एक जो मैंने आपको बताया एग्जीबिशन है, वहाँ पे हम लोगों ने रिवर्स बायर सेलर्स मीट और 1-to-1 बिजनेस मीटिंग्स का प्रावधान भी रखा है। ये एक मतलब अच्छा कोइंसिडेंस है कि जीआईएस और पीवीडी हम एक साथ कर रहे हैं। सो कल्चर संस्कृति के साथ साथ हम इन्वेस्टमेंट पे भी हम एक साथ ही फोकस हम कर पाएंगे। सो ये होमवर्क करना हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, सो दैट कि रिजल्ट्स हमको उस दिन हमको मिल सकें। अप्रवासी भारतीयों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि वो भारत में काम तो करना चाहते हैं, लेकिन भारत में पॉलिटिकल कुछ सिचुएशंस ऐसी रहती हैं, कुछ सरकारी मशीनरी का करप्शन और कुछ दादागिरी या दबाव अड़ीबाजी वाला मामला है, उसकी वजह से उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता जो दुनिया मिलता है। और इस बात को बहुत ही मुखरतापूर्वक रेखांकित किया था स्वराज पाल ने। उनकी पीथमपुर में एक फैक्ट्री हुआ करती थी और अभी भी है शायद वो फैक्ट्री उनकी पीथमपुर में। और स्वराज पाल और हिंदुजा, ये दो इतने बड़े नाम हैं जिन्होंने विश्व में जाकर और विदेशों में जाकर भारत का नाम रोशन किया, और वो अपने अपने देशों में टॉप पर पहुंचे, लॉर्ड स्वराज पाल और हिंदुजा। तो क्या हम उस वातावरण को आप बदल पाने में सफल हो पाएंगे जो इनकी बेसिक शिकायत है कि यहाँ करप्शन है, यहाँ पॉलिटिकल अड़ीबाजी है, और दूसरा कुछ कानून व्यवस्था के कारण दादागिरी नेतागिरी बहुत है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वाले में खड़ी कराई टाइप का मसला हो जाता है, नेतागिरी लोकल लेवल पे हो जाती है मजदूरों के मामले में, श्रमिक आंदोलन है। क्या इन सब को लेकर हम कुछ वातावरण बना पाने में सफल हुए? जो आपने जो बात कही और जो लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन एक प्रोसेस होता है किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में। जैसे आप हिंदुस्तान में भी देखें तो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शुरू में जो फोकस सेक्टर्स थे वो शायद एग्रीकल्चर रहे हों या उसके बाद लाइवलीहुड के ऊपर गया हो, धीरे धीरे अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। हिंदुस्तान में आप देखें तो कुछ प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे हैं, कुछ अभी बढ़ रहे हैं, कुछ पीछे हैं। सो हर स्टेट का भी अपना एक स्पेशल फ्लेवर होता है जिसमें एक जर्नी होती है जिसमें वो आगे बढ़ते हैं। जो आपने सिनेरियो बताया वो पिछले कुछ सालों में जब से मैं इंडस्ट्री में देख रहा हूँ वो काफ़ी हद तक वो चेंज हो रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है उसमें। दूसरे प्रदेशों का तो मैं अभी बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो जो पॉइंट्स आपने बताए वो स्पेसिफिक मध्य प्रदेश के हाइलाइट्स हैं, वो स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं मध्य प्रदेश के। ऑनरेबल सीएम जब भी कहीं जाते हैं तो पहला उनका एजेंडा ये रहता है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो मध्य प्रदेश में है। पॉलिसीज़ पे हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, जितने हमारे जो विभाग हैं, हमारे एमडी साहब हैं, पीएस सर हैं, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़, सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हम बना रहे हैं। जैसे आप टेक्सटाइल में देखिए एक अलग पॉलिसी है, फार्मा के लिए हम लोग अलग पॉलिसी बना रहे हैं, आईटी के क्षेत्र में अलग पॉलिसी है, स्टार्टअप की अलग पॉलिसी है। तो रिक्वायरमेंट्स को एसेस करते हुए जितनी पॉलिसीज़ बन सकती हैं हम लोग वो बना रहे हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश एक इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। सेकंड आपने बात की वर्क एनवायरनमेंट जो एमपी का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं कहूँगा कि यहाँ किसी तरह का यूनियंस नहीं है, किसी तरह की उस तरह की चीज़ें नहीं है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ को कोई सफ़र करना पड़े या अपना काम जिस तरह से पश्चिम बंगाल से लौट के टाटा को जाना पड़ा था। हाँ, किसी भी दूसरे प्रदेश में जहाँ पे आप ये देखते हैं कि एक यूनियन बनती है जिसकी वजह से इंडस्ट्री सफ़र करते हैं, एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, वो यहाँ पे एब्सेंट है। एक भी ऐसा मैंडे का लॉस नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ दिस। सो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको हम हर जगह जब भी जाते हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी या चाहे हमारे सीनियर अधिकारी जाते हैं, तो उसको प्रेशर हम उसको फोकस पॉइंट की तरह बताते हैं कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, आप यहाँ आइए और देखिए किस तरह से ये हमारी स्ट्रेंथ है और हम किस तरह से सपोर्ट करते हैं। तीसरा एक्सेसिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ पे एक ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि आपको हर व्यक्ति एक्सेसिबल है। अगर कोई दिक्कत आती है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, तो वी टेक केयर कि अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स हम लोग किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि जो कोई आता है तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस दिशा में भी मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है कि हमने बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप किए हैं। हमारे जो पीथमपुर में कुछ इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं वो वर्ल्ड 24 घंटे बिजली दे पा रहे हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ तो दे ही पा रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं कि प्रॉपर कनेक्टिविटी हो, उसमें क्वालिटी पावर हो, क्वालिटी मैन पावर हो, ये सब जो एक बेसिक इंडस्ट्री जब आती है तो उसको जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी हम दे पा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर दे पा रहे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज क्रिएट कर पा रहे हैं। लॉजिस्टिक्स में अब हम ध्यान दे रहे हैं कि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो किस तरह से जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे, उस पर हम ध्यान दे पा रहे हैं। सो ओवरऑल एक इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट जिसकी वजह से इंडस्ट्री आती है। दूसरा एक पॉइंट जिसमें मैं आपकी बात को ऐड करूँगा
कि जब भी कोई एक बड़ा इंडस्ट्री ग्रुप यहाँ पे आता है, हम सोचते हैं कि वो यहाँ पे आए, तो उसके जो जितने भी सीनियर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। तो जैसे आप इंदौर में देखिए, कोई भी ग्रुप आएगा तो उसके जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको रहने के लिए अच्छे घर चाहिए, उनको घूमने के लिए मॉल्स चाहिए या अच्छे टूरिस्ट प्लेस चाहिए, पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस चाहिए, होटल्स चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए। तो जो एक कंप्लीट पैकेज होता है जो इकोसिस्टम में, हम उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, ताकि जब कोई यहाँ पे हम किसी बड़े ग्रुप को एक्सपेक्ट करते हैं तो हम उसको एक कंप्लीट पैकेज ऑफर कर सकें। तो उस एक सिंगल विंडो की बात बहुत की जाती है कि सिंगल विंडो होना चाहिए, उद्योगपति कोई नई इंडस्ट्री डालना चाहे तो एक विंडो से उसका काम हो जाना चाहिए। शोर बहुत है, कई सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ जर्नलिज्म में कि सिंगल विंडो, लेकिन आज भी किसी इंडस्ट्री को डालना हो तो 25-30 जगह से अनुमति लेनी पड़ती है और बहुत सारा उसका समय इसमें ख़राब होता है। क्या सच में हम ईमानदारी पूर्वक, हम बहुत इन्वेस्टर मीट कर चुके हैं, लंबे समय से करते आ रहे हैं, 2009 से हम लोग करते आ रहे हैं, अप्रवासी भारतीय सम्मेलन भी होते रहे, क्या हम सच में एक ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप कर पाएंगे? कर पाएंगे, बिल्कुल। प्रोसेस स्टार्ट है, बहुत हद तक कर चुके हैं, लेकिन 100% नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग का हर एक दिन एक नया स्टेप बढ़ रहा है उसकी तरफ। मैक्सिमम जो जितनी भी जो क्लियरेंसेस होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए, वो अब MPIDC या उद्योग विभाग ने अपने पास ले लिए हैं। कुछ विभाग ऐसे हैं जो टेक्निकली अभी, जैसे इलेक्ट्रिकल विभाग हुआ या पोल्यूशन कंट्रोल हुआ या बिल्डिंग परमिशन आउट ऑफ सम एरियाज हुए, वो अभी भी इंटीग्रेट नहीं हुए, लेकिन प्रक्रिया चालू है। फॉर योर अपडेशन, जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट रीजन का कॉन्सेप्ट ऑनरेबल CM ने 2016 में लॉन्च किया था। उसमें ऐसा बोला गया था कि एक इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा जिसमें इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के पास सारे राइट्स आ जाएंगे। पहला इन्वेस्टमेंट रीजन हमने पीथमपुर में बनाया है, जिसमें सेक्टर 7 का डेवलपमेंट अब हम चालू कर रहे हैं। लगभग 2000 एकड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें आप एक सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं। उसमें नगर पालिका के जितने अधिकार हैं, ग्राम पंचायत के जितने अधिकार हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जितने अधिकार हैं, वो सारे हमने MPIDC को दे दिए हैं। मतलब शासन ने MPIDC को दे दिए हैं। तो उससे क्या होता है कि जो कोई भी हमको लेआउट बनाना है इंडस्ट्री स्पेसिफिक, या उनको बिल्डिंग परमिशन देनी है, या उनके हिसाब से वो चेंज करना है, तो वो एक ही ऑफिस में वो संभव है। सो जैसा जो आप सिंगल विंडो बोल रहे हैं, वो काफ़ी हद तक हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और अब हर दिन एक नया प्रोसेस हम ऐड कर रहे हैं। दूसरी बात, जो सिंगल विंडो में कुछ डिपार्टमेंट जो टेक्निकली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं कि किस तरह से ये पावर्स भी इंटीग्रेट इस तरह से हो कि इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इसके लिए वेट ना करना पड़े। एक रजिस्ट्री वाली जो पावर है, जो किसी भी उसकी रजिस्ट्री होती है, जो सब रजिस्टर के जाते हैं, वो भी बहुत जल्दी MPIDC के पास आने वाली है। सो मैंने जैसे आपको बताया कि धीरे धीरे वो इंटीग्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। वी आर इन ए जर्नी। एक वातावरण बनाने की बात है कि जो पूरा धीरे धीरे बन जाए। लेकिन इन्वेस्टर समिट की मैं बात करूं तो पहले जो जितनी समिट्स हुई, ये आम जनता का परसेप्शन है कि साहब इसमें इतने सारे बड़े बड़े आंकड़े पेश किए जाते हैं, इतने लाख, इतने हजार करोड़ के MOU है, एक के बाद आप 0.000 बढ़ाते जाते हैं और बड़ा भारी एक फिगर अखबारों में छपता है दूसरे दिन, इतने लाख हजार करोड़ के जो है MOU है। लेकिन हम 2 साल बाद, 1 साल बाद धरातल पे देखते हैं तो कुछ भी नहीं। कोई टाटा, कोई बिरला, कोई अंबानी, कोई अडानी, किसी ने कोई फैक्ट्री नहीं डाली, वैसा का वैसा ही, वैसे की वैसी बेरोजगारी। तो क्या इस बार की जो समिट होगी वो भी ऐसी ही होगी या इससे कुछ डिफरेंट होगी पिछली वालियों की तुलना में? मैंने जैसा पहले इनिशियली आपसे जब मैं बात कर रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हर जगह का एक प्रोसेस होता है, एक जर्नी होती है। जब हम शुरू करते हैं तो व्हेन वी स्टार्टेड, मतलब जब हम इंडस्ट्री पे फोकस करना, आज से शायद 10 साल 15 साल पहले, जब एकदम से फोकस गवर्नमेंट का आया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, तो जब इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर भी नहीं था, एज ए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश बहुत फेवरेट नहीं रहा होगा। तो जब हम किसी चीज़ को इनिशिएट करते हैं तो हमको इन्वेस्टर्स को यहाँ कॉल करना होता है, तो हमें उनको कुछ ऑफ़र करना होता है कि किस तरह से आप यहाँ आइए, यहाँ इन्वेस्ट करिए। एकदम से कोई भी इन्वेस्टर, क्योंकि वो अपने सब चीज़ें देखते हैं, अक्रॉस द 360 डिग्री स्पेक्ट्रम देखते हैं कि हमें किस तरह का लॉजिस्टिक चाहिए, किस तरह का मैन पावर चाहिए, हमारी कॉस्ट कैसी आएगी, यहाँ से अगर हम करेंगे तो मैन पावर हमको मिलेगा, हमें सब्सिडी। जाहिर सी बात है, कमाने आ रहे हैं, लगाने नहीं आ रहे हैं। तो उनका एक अपना, वो जब तक उनको प्रॉफिट नहीं होगा वो यहाँ नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो जब इनिशियली हम किसी को जब बोलते हैं तो उनके पास जब कंपैरिजन में कुछ बहुत अच्छे और भी ऑप्शंस होते हैं जो बेटर हैं यहाँ से,
तो हमें एकदम से उनको अट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस सेंस में फिर हमने शुरू जब करते हैं तो हमको एक इंटेंशन देना पड़ता है। तो वो एक एमओयू साइन करते हैं कि साहब हम एक्सप्लोर करेंगे, हम आके देखेंगे, हम कोशिश करेंगे लगा। वो स्टार्टिंग पॉइंट था जो आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे एमओयू साइन होते हैं। धीरे धीरे वो एमओयूज़ का जो कन्वर्जन परसेंटेज वो बढ़ता है। अब जो हमारा जो आज की स्थिति में है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि कोई एमओयू टाइप की चीज़ अब नहीं होगी। जहाँ भी हम गए, मैंने आपको बार बार कहा कि हम पहले से ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। अब जो होगा कि कितने इंडस्ट्रीज़ का भूमि पूजन हुआ, कितने इंडस्ट्रीज़ का आज इनाग्रेशन हुआ, कितनों का कंफर्म इन्वेस्टमेंट है, वो इस तारीख से काम चालू कर रहे हैं। उनने ज़मीन ऑलरेडी ले ली है, हमारी उनसे बात हो गई है। उनको जो कंसेशंस हैं वो हमारी कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव कर दी हैं। सिर्फ इसी चीज़ पे पूरा कंसंट्रेशन होगा। तो अब आप देखेंगे जो इन्वेस्टर समिट के अगले दिन जो रिपोर्ट आएगी, दैट इज़ ऑल अबाउट भूमि पूजन, दैट इज़ ऑल अबाउट इनाग्रेशंस, ऑल अबाउट कन्वर्जन्स जो कि पहले हो चुके हैं। मतलब उसका एक टाइम बाउंड रहेगा कि भाई आपने आज सौदा किया, आज तय किया, 30 दिन में भूमि पूजन हो जाए, 60 दिन में प्लिंथ बन जाए, 120 दिन में या 180 दिन में काम शुरू हो जाए। या तो उस दिन भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी या जो भी डिग्निटरीज होंगे वो कर देंगे, या उसका इनाग्रेशन कर देंगे, या ये अनाउंस होगा कि ये आ चुके हैं, इनकी प्रक्रिया 30 दिन में 25 दिन में करके ख़त्म करना है हमको। तो दीज आर द काइंड ऑफ जो अनाउंसमेंट्स है वो आप देखने को। अभी आप इतनी लगातार परिश्रम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कई जगह जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बहुत इस बार जोर दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको ऐसी कुछ सूचनाएं हैं कि कितने कौन कौन से बड़े घराने इस बार आएंगे और वो देखिए काम इस बार करेंगे? जैसा कि सीएम साहब के निर्देश थे, उसके बाद हमारे विभाग से अभी हमारे एमडी साहब ने नया ज्वाइन किया है, उसके पहले हमारे पुराने एमडी साहब पीएस साहब काम कर रहे थे। हम लोग फोकस सेक्टर्स इस बार आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस सेक्टर्स में किस किस को बुलाना है, और उसको अगर उनको हमको इनवाइट करना है तो उनकी ABCD ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके लिए हमें अपनी पॉलिसीज़ में XYZ हमको बदलाव करने हैं या उनको इस तरह के कंसेशंस देने। तो मैंने आपको जैसे फोकस सेक्टर मैं आपको बताऊं, जैसे टेक्सटाइल्स है, तो टेक्सटाइल्स के हिंदुस्तान के जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं जो टेक्सटाइल में है, गारमेंटिंग में है, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे सीनियर अधिकारियों का संवाद हो चुका है। उनके रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं, एंड देन उसके हिसाब से हम लोगों ने उसका वर्कआउट करना शुरू कर दिया। टेक्सटाइल इसलिए ज़्यादा आपका फेवरेट है क्योंकि इसमें रोजगार की संभावनाएं बहुत रहती हैं। वन ऑफ द फोकस सेक्टर्स इसीलिए बिल्कुल है। जैसे मैं एक एग्जांपल ही दूंगा कि हमारे एक यूनिट बेस्ट कॉरपोरेशन जो कि साउथ में था, तिरुपुर में, वो पहली बार तमिलनाडु से बाहर निकल के कहीं आ रहे हो, तो उन्होंने मध्य प्रदेश चुना। 10 एकड़ का उन्होंने एक प्लॉट लिया, 10 एकड़ में एक 60 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करके एक यूनिट बनाई, जो कि वर्ल्ड ओवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं गारमेंट्स के जिसको वो मैन्युफैक्चर करेंगे, उस छोटी सी जगह पे वो 4000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, जिसमें 95% महिलाएं रहेंगी। तो एक फोकस सेक्टर वो हुआ। कर्मचारियों को भी टेक्सटाइल में आप रिबेट देते हैं कि तनख्वाह में? देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि पॉलिसीज मध्य प्रदेश शासन की इस समय वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज हैं पूरे देश में। तो कोई भी आता है तो जैसे आप ही कह रहे थे कि वो पहले असेसमेंट करता है कि मुझे कितना फ़ायदा होगा, तो क्योंकि उनको यहाँ पे मिला होगा ऐसे बहुत फेवरेबल, इसलिए वो यहाँ आए। तो जैसे आप ही की जो आपको मैं अपडेट करूँगा, तो 5000 रुपये पर एम्प्लॉय पर मंथ 5 साल के लिए शासन देता है। अगर 10,000 रुपये मजदूर की तनख्वाह है तो 5,000 शासन देगा, 5,000 मालिक आपका जो मालिक है उसमें 5,000 का ही लोड आएगा। ट्रेनिंग के लिए हम 13,000 रुपये पर एम्प्लॉय अलग से दे रहे हैं कि आप उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करिए और फिर इनको एम्प्लॉय करिए। तो इस तरह की हर सेक्टर में हम लोग कुछ पॉलिसीज़ हैं। फार्मा क्योंकि एक डेस्टिनेशन है ही, ऑटोमोबाइल एक डेस्टिनेशन ऑलरेडी है, आईटी हब के रूप में इंदौर और आसपास के क्षेत्र बहुत तेज़ी से उभर रहे हैं, तो उस पर भी एक फोकस है कि आईटी में हम लोग जैसे आईटी पार्क हमने घोषित किए। आईटी पार्क हमारा एक MPIDC का बन रहा है, कुछ हम आईटी पार्क हम और बना रहे हैं कि उस तरह से आईटी का इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए। फिनटेक पे हमारा बहुत अच्छा फोकस है। तो डिफरेंट सेक्टर फोकस में टॉप नॉच हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मैंने क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बात की, कनेक्टिविटी पे हम लोग बात कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे इंडिया के जो मेजर एयरलाइंस हैं जो इंडिया में काम करते हैं, उन सब के जो हेड हैं उनको हम बुला रहे हैं ताकि वो एक कनेक्टिविटी वाला जो एंगल है वो हम बढ़ा सकें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिनटेक वाले जितने लोग हैं उनको हम कॉल कर रहे हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जितने बड़े ग्रुप्स हैं हिंदुस्तान के, उनको हम बुला रहे हैं ताकि आप आइए, आप यहाँ पे देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए। उसमें बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज सोनकत के पास एक सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, वो भी प्रस्तावित है, उसकी भी फिजिबिलिटी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो घोषित किया है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि वो लॉजिस्टिक के रूप में हम हब एंड स्पोक मॉडल पे हम लोग इंदौर के आसपास के क्षेत्र को हम विकसित कर सके, सेंट्रल इंडिया का एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक और पैसेंजर टर्मिनल के रूप में। लेकिन जो भारत का रेडीमेड उद्योग है उसमें बहुत सारा उद्योग जो है बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया और बांग्लादेश जो है नंबर 1 हो गया रेडीमेड के मामले में। क्या ये फिर से संभावना है इस बात की हम तलाशेंगे? जो मध्य प्रदेश, इंदौर तो कभी मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता था, 10-10, 12-12 कपड़ा मिले थी और इसकी वजह से पूरे देश में जाना जाता था। इंदौर और कानपुर का बड़ा नाम था। क्या वापिस हम उस वैभव की तरफ लौट पाएंगे, पुराने इतिहास की तरफ लौट पाएंगे, रेडीमेड सेंटर यहाँ पे शुरू करवाकर? देखिए, पोस्ट कोविड सिनेरियो बिल्कुल इसी तरफ जा रहा है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो बाहर से होती थी, अब्रॉड होती थी, अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है इंडिया की तरफ, पॉलिसीज़ की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से, मैन पावर की वजह से। और साथ ही साथ जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो पहले बाहर काम करते थे, अब उनका एक मैग्नेट की तरह डेस्टिनेशन बन गया है इंडिया। और साथ स्पेशली मैं मध्य प्रदेश को बोलूँगा, क्योंकि आप बार बार घूम के बाद टेक्सटाइल्स पे ही आ रही है। तो और हम लोगों ने पिछले 1 साल में ऑब्जर्व भी किया है, जितने बड़े नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके लिए मध्य प्रदेश एज एन ऑप्शन आज की डेट में नंबर 1 पे के रूप में आता है। चाहे वो प्रदेश के आसपास के प्रदेश हों या फिर अब्रॉड से भी मैं बात करूं। तो जो आप बोल रहे हैं बांग्लादेश में गया था, दैट वाज बिकॉज कि वहाँ पे एक मैन पावर बहुत अच्छी है, क्वालिटी मैन पावर है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। और एक जगह जब क्लस्टरिंग हो जाती है तो बहुत सारे एडवांटेजेस आ जाते हैं। इसी तरह के क्लस्टर्स हम यहाँ पे डेवलप करना चाह रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के। टेक्सटाइल का एक क्लस्टर, सेमीकंडक्टर्स का एक क्लस्टर, मेडिकल डिवाइसेस का एक क्लस्टर। तो जो लिंकेजेस बनते हैं उस तरह की इंडस्ट्री के लिए, वो अब यहाँ पे बहुत तेज़ी से बनेंगे। एक स्थानीय उद्योगपति और स्थानीय इंडस्ट्रीज एक शिकायत करते हैं कि चाहे वो पीथमपुर औद्योगिक संगठन हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, ये सब एक तरह की शिकायत करते हैं कि साहब शासन प्रशासन जो है बाहर के उद्योगपतियों के आगे तो रेड कारपेट बिछा देता है और पलक पावड़े बिछा देता है, स्वागत करता है और उनके लिए बहुत सारी उनको सुविधाएं देता है, फैसिलिटीज़ देता है। लेकिन जो घर का जोगी जोगड़ा है, घर के जो लोग हैं उनकी उपेक्षा होती है, उनको उस तरह की सुविधाएं नहीं दी जा रही, उन पर ध्यान नहीं दिया रहा। चाहे पालदा हो, चाहे वो पोलो ग्राउंड हो, वो ये सारे औद्योगिक क्षेत्र कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जैसे आप बात कर रहे हैं, तो क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ MPIDC को, हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, और वैसे अलग अलग विभाग हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया देखते हैं। ये जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वो हमारा कमिटमेंट रहता है कि हम उसका मेंटेनेंस, उसको कंस्ट्रक्ट जो हम कर रहे हैं, मेंटेनेंस भी हम करेंगे और उसको आगे उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए जो मेरा जो ऑफिस है वो 20 मतलब पूरे समय, पूरे 365 दिन उनसे टच में रहते हैं। ये नहीं बोलूँगा कि एकदम सब कुछ परफेक्ट है या कोई दिक्कत नहीं आती, हाँ आती हैं, लेकिन हम लोग जिस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, जो समस्याओं का रेजोल्यूशन होना चाहिए, वो ऊपर से नीचे तक के स्तर में हम करते हैं। और जितनी भी पॉलिसीज एडवांटेज हैं, वो चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे प्रदेश के अंदर के हों, चाहे बाहर के हों, चाहे विदेश के हों, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अगर हमारे प्रदेश के अंदर का भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो यहाँ पे कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी पॉलिसी वही रहेगी जो बाहर से कोई आ रहा है उसके लिए रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने बाकी एरियाज़ दिखाए, जो ट्रेडिशनली इंडस्ट्रियल एरियाज़ थे, वहाँ पे सही बात है कि अभी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हम लोग का विचार चल रहा है कि किस तरह से उस जगह पे अपग्रेडेशन आए। पालदा की आपने बात की, पालदा नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, वो एक समय पे एक जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आके वो बन गया था। हमारी अभी कोशिश यही है कि हम उसको ऐसी जगह या तो शिफ्ट करें कि एक नोटिफाइड एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर देके, और अगर शिफ्ट नहीं होगा तो वहीं पे हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें। तो हर स्तर पे इस तरह की बातें चल रही हैं। जो औद्योगिक विकास निगम या MPIDC के इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वो आप देखेंगे तो वो दे कैन मैच एनी नेशनल इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल एरियाज एज ऑफ नाउ। बहुत धन्यवाद रोहन सक्सेना आपका दर्शकों से बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के कार्यकारी निर्देशक रोहन सक्सेना साहब को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास का वातावरण बन रहा है और ये वातावरण इस हद तक बन चुका है कि पूरे देश और दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति अब मध्य प्रदेश की तरफ संभावनाओं के साथ देख रहे हैं। जब 8, 9, 10, 11, 12 जनवरी को बहुत सारे उद्योगपति, बहुत सारे अप्रवासी भारतीय इंदौर में जुटेंगे, तो न सिर्फ इंदौर और मध्य प्रदेश के विकास की नई गाथा लिखी जाएगी, बल्कि मध्य प्रदेश के नौजवानों के
लिए रोजगार के, व्यवसाय के, उद्योग के अवसर भी खुलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अप्रवासी भारतीय सम्मेलन और जो इन्वेस्टर समिट हमारी होने जा रही है वो मध्य प्रदेश के भाग्य विधाता बनकर उभरेगी, मध्य प्रदेश की विकास दाता बनकर उभरेगी। देखते रहिए डी9 न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।